पहली सुर्खी महाराष्ट्र से है। ठाणे की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मराठी एक्ट्रेस केतकी चितले की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। केतकी पर एनसीपी मुखिया शरद पवार के खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने का आरोप है। केतकी ने 13 मई को किसी और की लिखी एक फेसबुक पोस्ट को शेयर किया था, जिसके बाद एक एनसीपी नेता की शिकायत पर केतकी के खिलाफ आईपीसी की धारा 500, 501, 505, 2, 153 के तहत मामला दर्ज हुआ। आरोप लगाया कि एक्ट्रेस ने शरद पवार के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट किया और ये पोस्ट राज्य में दो राजनीतिक दलों के बीच संबंधों को और खराब कर सकती है। जिसके बाद 14 मई को ठाणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने केतकी को अरेस्ट किया था। पुलिस जब केतकी को गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो एनसीपी कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर काली स्याही और अंडे भी फेंके थे। जमानत याचिका खारिज करते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा कि अपराध गंभीर प्रवृत्ति का है, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मामले में चितले की न्यायिक हिरासत भी 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। आप देख रहे हैं ना, इस देश में, इस देश के प्रदेशों में जिसकी भी सत्ता होती है वो राजनीतिक असहमतियों को या कथित आपत्तिजनक पोस्ट को किस तरह से बरतते हैं। राज्य बदलता है, सत्तारूढ़ दल बदलता है तो इनके तर्क बदल जाते हैं। दूसरी सुर्खी भी महाराष्ट्र से है। चर्चित कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स केस में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने क्लीन चिट दे दी है। एनडीपीएस कोर्ट में 27 मई को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने चार्जशीट दायर की। इंडिया टुडे की संवाददाता विद्या के मुताबिक इस चार्जशीट में आर्यन खान का नाम नहीं है। खबर के मुताबिक एनसीबी को आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिली थी। कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला कि आर्यन का संबंध किसी इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट से था। एनसीबी के डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन संजय कुमार सिंह ने एक बयान जारी कर अपनी बात कही। क्या कहा? आर्यन और मोहक को छोड़कर सभी आरोपियों के पास से नशीले पदार्थ पाए गए। अब 14 लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। बाकी 6 लोगों के खिलाफ सबूतों के अभाव में शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है। दरअसल 2 अक्टूबर 2021 को मुंबई के कॉर्डेलिया क्रूज पर एनसीबी ने रेड की। एनसीबी ने क्रूज शिप पर पार्टी के दौरान ड्रग्स बरामद करने का दावा किया। इस मामले में आर्यन खान समेत कुल 19 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। हालांकि छापे के दौरान मौके से 6 लोग ही पकड़े गए थे। इस मामले के एक आरोपी को छोड़कर अन्य सभी जमानत पर बाहर आ चुके हैं। आर्यन खान को इस मामले में 3 हफ्ते से ज़्यादा का समय जेल में बिताना पड़ा था। एसआईटी जांच के बाद आर्यन को 6 नवंबर को जमानत दी गई। मामले की शुरुआत से ही एनसीबी की छापेमारी पर सवाल उठ रहे थे। मामले के जांच अधिकारी रहे समीर वानखेड़े पर केस को सनसनीखेज बनाने के आरोप लग रहे थे। अब चार्जशीट दायर होने के बाद एनसीबी के डीजी एसएन प्रधान ने माना कि शुरुआत में कुछ गलतियां हुई और एसआईटी ने जो कुछ गलतियां जो लोकल लेवल पर हुई थी, प्रोसीड्यूरल गलतियां हुई थी, इसी के वजह से एसआईटी को टेक ओवर करना पड़ा और एसआईटी ने टेक ओवर करके एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद विदाउट बायस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ऐसा पाया कि कुछ लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ नहीं मिल रहा है, उन्हें चार्जशीट नहीं किया गया और जिनके खिलाफ सफिशिएंट प्रूफ मिला फिजिकल या सर्कमस्टेंशियल, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। प्रधान ने यह भी कहा कि क्रूज पर छापा मारने वाले एनसीबी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की जा सकती है। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से बताया कि गृह मंत्रालय ने भी समीर वानखेड़े के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। समीर वानखेड़े के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में पहले से ही जांच चल रही है। पर क्या जांच उन मीडिया आउटलेट्स पर भी चलेगी जो इस केस को सनसनीखेज बना रहे थे, जिन्होंने एनसीबी की जांच और कोर्ट की कार्रवाई से पहले ही दोषी सिद्ध कर दिया था? मीडिया ट्रायल पर भी तो बात होनी चाहिए और मीडिया वालों को भी इस पर बात करनी ही चाहिए, क्योंकि जवाबदेही अगर दूसरे संस्थानों की है तो हमारी भी है। तीसरी सुर्खी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से आई। कोर्ट ने आज आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा सुनाई, साथ ही 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा कोर्ट ने चौटाला की 4 संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश दिया है। चौटाला की सजा पर 26 मई को कोर्ट में बहस हुई थी। इस दौरान चौटाला खुद के बूढ़े, विकलांग और बीमार होने का हवाला देते हुए कम से कम सजा की अपील कर रहे थे और इसका प्रतिवाद करते हुए सीबीआई के वकील ने कहा था कि चौटाला बीमार है तो उनका इलाज कराया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें अधिकतम सजा होनी चाहिए क्योंकि चौटाला जिस पद पर थे उसके बड़े मायने हैं। जनता द्वारा चुने गए नेता थे।
आम लोगों में उचित संदेश देने के लिए अधिकतम सजा जरूरी है। सीबीआई के वकील ने आगे कहा था कि भ्रष्टाचार समाज के लिए कैंसर की तरह है, इसलिए भ्रष्टाचार के इस मामले में कोर्ट को ऐसी सजा देनी चाहिए जो समाज में मिसाल बन सके। जिसके बाद आज कोर्ट ने सजा सुनाई, 4 साल की जेल और 50 लाख का जुर्माना। इसके अलावा कोर्ट ने चौटाला की, जैसा हमने पहले बताया, 4 संपत्तियों को अटैच करने का आदेश दिया है। अब इस मामले की बारीकी समझ लेते हैं जिसके लिए चौटाला को सजा मिली। ओम प्रकाश चौटाला 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, 7 बार विधायक बनकर विधानसभा जा चुके हैं। उन पर 24 मई 1993 से 31 मई 2006 तक विधायक और इस दौरान बीच बीच में मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए आय से अधिक संपत्ति जुटाने का आरोप था। 2010 में दायर अपनी चार्जशीट में सीबीआई ने बताया था कि चौटाला के पास आय से 189.11% संपत्ति ज्यादा थी। इसके अलावा चौटाला सीबीआई को अपनी 6.09 करोड़ रुपए की संपत्ति का कोई सोर्स नहीं बता सके थे। चौटाला को इससे पहले जेबीटी टीचर भर्ती घोटाले में भी सजा मिल चुकी है। 2013 में भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप में उन्हें 10 साल की सजा हुई थी। चौथी सुर्खी यूपी विधानसभा से। बजट सत्र के तीसरे दिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को तो बताया ही, साथ ही विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव का पूरा भाषण जनादेश का अनादर करने वाला था। लेकिन मुझे नेता प्रतिपक्ष की कुछ बातों को लेकर के बहुत आश्चर्य हो रहा था और ऐसा लगता था कि एक होता है कि व्यक्ति चुनावी सभाओं में बात करता है, वहां पर वह अपनी अपनी मीठी मीठी बातों को बोलता है, लेकिन सदन में चुना गया सदस्य तो यह प्रदेश के अलग अलग भागों से चुन करके आया है। जमीनी धरातल की बात उनके सामने अगर होती तो बहुत अच्छा होता। और मुझे उनकी भाषण पर एक बात कहनी है कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश सरकार के दौरान हुई भर्तियों में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का आरोप लगाया, तो अखिलेश ने पलटवार किया। आज बीजेपी को बताना चाहिए कि आज भी चीनी मिलों का बकाया है पैसा, किसानों का भुगतान कब होगा। शामली की चीनी मिलें हैं, मेरठ की चीनी मिलें हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह की जो चीनी मिलें हैं उनका अभी भी किसानों का पैसा बकाया है। सरकार कब जवाब देगी? दूसरा सवाल यह है, क्या पिछड़े और दलित पिछले कई सालों से आंदोलन, धरना, प्रदर्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उनके आरक्षण के अधिकार को सरकार छीन रही कि नहीं छीन रही? वहीं सरकार लगातार इनमें पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर आउट हो रहे हैं, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं। एसआई की भर्ती देखिए क्या हाल है, कितने लोग पकड़े गए उसमें, एसआई की भर्ती में पकड़े जा रहे हैं। इसलिए इन पे बहस नहीं चाहते हैं, वो जानबूझ करके बहस को डाइवर्ट करना चाहते हैं। और मेरा एक ही जवाब है, जो बोओगे वही काटोगे। आखिरी सुर्खी लद्दाख से आई, जहां 26 जवानों को लेकर जा रही सेना की एक बस श्योक नदी में गिर गई। बस करीब 50 फीट की गहराई में गिरी। हादसे में 7 जवानों की मौत हो गई, जबकि कई जवानों को गंभीर चोट आई। हादसे के तुरंत बाद जवानों को रेस्क्यू कर परतापुर फील्ड अस्पताल ले जाया गया। राजधानी लेह से सर्जिकल टीमों को परतापुर अस्पताल भेजा गया। जिस जगह ये दुर्घटना हुई वो राजधानी लेह से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर है। हादसे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। खबर लिखे जाने तक सेना की ओर से भी इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था।